हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास में ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र। इसे हम नगरीय सीमांत क्षेत्र भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे ग्रामीण नगरीय सांतत्य, ये तीनों शब्दावली एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण नगरीय उपांत, रूरल अर्बन फ्रिंज, या इसे नगरीय सीमांत क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय सांतत्य। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ में नगरों की जो सीमाएं होती हैं, नगरों की सीमाओं पर स्थित वह क्षेत्र जहां ग्रामीण एवं नगरीय भूदृश्य की विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। यानी वो सीमा क्षेत्र, वो सीमांत क्षेत्र होता है नगरों का, या नगरों का वह बाहरी इलाका होता है जहाँ पे हमें नगरों की विशेषताओं के साथ साथ इसमें हमें ग्रामीण क्षेत्रों की भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। दूसरे शब्दों में देखें तो उपांत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो नगर और ग्रामीण बस्ती के बीच, यानी नगर के साथ साथ नगर और ग्रामीण बस्ती के बीच में विकसित होते हैं और वहां पे नगरीय और ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलाप साथ साथ चलते रहते हैं। यानी नगरीय क्रियाकलाप भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ वहां पे हमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, सारे क्रियाकलाप हमें वहां पे देखने को मिलेंगे ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र में। इसका सबसे पहले जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस शब्द का 1942 ईस्वी में किया था बेहरविन महोदय ने। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1942 ईस्वी में बेहरविन महोदय ने ग्रामीण नगरीय सांतत्य क्षेत्र इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र जो है ये है, इसको हम ग्रामीण नगरीय सांतत्य शब्द से भी संबोधित करते हैं। इस संकल्पना में क्या बताया गया है, इसमें दिया है कि इसमें नगर जो होता है, नगर के केंद्र में विशुद्ध रूप से नगरीय संस्कृति होती है। जो नगर होगा उसका केंद्रीय भाग अधिकांशतः नगरीय, अधिकांशतः क्या, सबसे प्रमुख रूप से वह नगरीय संस्कृति से प्रभावित होगा। लेकिन जैसे जैसे हम नगर के केंद्र से दूर जाते जाते उसके बाहरी क्षेत्र में जाएंगे तो नगरीय जो संस्कृति होती है या जो नगरीय विशेषताएं होती है, तो इसकी विशेषताओं में हमें कमी देखने को मिलती है और ग्रामीण विशेषताएं बढ़ने लगती हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र मुख्यतः दो शब्दों का संग्रह है। उसमें से एक ग्रामीण उपांत क्षेत्र एवं दूसरा नगरीय उपांत क्षेत्र है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण नगरीय उपांत अतिक्रमण क्षेत्र का प्रतीक है। यह नगर के चारों ओर और एक ऐसी संक्रमण पेटी का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो पूर्णतया ग्रामीण है और न ही पूर्णतया नगरीय। यानी नगर के चारों ओर का एक संक्रमण पेटी है। यानी संक्रमण का मतलब इसमें हमें ग्रामीण के साथ साथ नगरीय विशेषताएं और नगरीय विशेषताओं के साथ साथ ग्रामीण विशेषताएं, दोनों प्रकार की विशेषताएं, दोनों प्रकार की संस्कृति की विशेषताएं, दोनों प्रकार के क्रियाकलापों की विशेषताएं, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, दोनों प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के संक्रमण पेटी में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार का वातावरण हमें देखने को मिल सकता है। देखिए आगे दिया है कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है क्या होता है। यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र है जो नगर के प्रशासनिक प्रदेश की सीमा से बाहर है, किंतु नगरीय आकारिकी के विकास की प्रवृत्ति जारी रहती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है वो नगर के प्रशासनिक प्रदेश की सीमा से बाहर होता है। जो प्रशासनिक अधिकार है, जो प्रशासनिक नियम कानून है, इस प्रशासनिक नियंत्रण से ग्रामीण नगरीय उपांत बाहर होता है। इस पे इसका वहाँ प्रशासन का नियंत्रण नहीं होता है उस पे, लेकिन नगरीय आकारिकी के विकास की प्रवृत्ति जारी रहती है। यानी जो भी नगर का जो विकास होता है, जो विकास की प्रकृति है, विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो विकास की क्रियाशीलता है, वो सारे का प्रभाव हमें इस ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र को, या फिर जो उसका उपांत क्षेत्र होता है नगर का गौड़ मुख्य रूप से मुख्य उपांत, तो उससे को बहुत अधिक तरीके से प्रभावित करता है। उसके प्रभाव में रहता है, बल्कि उसके प्रभाव में रहेगा, लेकिन जो प्रशासनिक प्रभाव है इसके प्रभाव से उसको बाहर माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है वह एक ऐसा गत्यात्मक क्षेत्र है जहां लगातार भू उपयोग में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। अर्थात कृषि क्षेत्र घटते जाते हैं और निर्मित क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। यानी कृषि कार्यों की उसमें कमी आने लगता है, कृषि कार्य की प्रधानता घटने लगती है जैसे जैसे नगरीय प्रभाव उस पर पड़ता है। तो कृषि क्षेत्र घटने लगेंगे, साथ ही साथ जो भी निर्मित क्षेत्र है या विनिर्माण के कार्य होने लगेंगे, जो निर्माण के क्षेत्र है उनमें विकास होने लगता है। तो इस प्रकार की हमें प्रधानता इसमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, जैसे आगे दिया है कि
जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है इसको दो प्रकार में बांटा है कि ग्रामीण नगरीय उपांत के प्रकार तो यहाँ पे दिया है, दो प्रकार के ये होते हैं। दो प्रकारों में देखिए दिया है, एक तो हो गया प्रमुख उपांत क्षेत्र आपका, दूसरा है गौड़ उपांत क्षेत्र। प्रमुख, आइए देखते हैं प्रमुख उपांत क्षेत्र और गौड़ उपांत क्षेत्र में क्या अंतर है। देखिए इसमें दिया है कि जो प्रमुख उपांत क्षेत्र होता है वह है जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ दिया कि प्रमुख उपांत क्षेत्र वह है जहाँ पर नगरीय विशेषताओं का अनुपात अधिक है, और गौड़ उपांत क्षेत्र वह है जहाँ पे ग्रामीण विशेषताओं का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है। तो यानी हो गया प्रमुख एक गौड़। तो प्रमुख उपांत में हमें नगरीय प्रधानता अधिक देखने को मिलेगी, और जो गौड़ उपांत क्षेत्र होता है उसमें हमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता अधिक देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र के विकास के कारण, क्या क्या कारण है ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र के। तो इसके विकास में हम देखें तो जैसे दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है इसमें दिया है कि जो केंद्र उन्मुखी शक्तियां होता है, इसमें केंद्र उन्मुखी शक्तियों का सक्रिय होता है केंद्र में, क्योंकि नगर के केंद्र में भूमि का मूल्य और मकान का किराया बहुत अधिक होता है। और जबकि जो उपांत क्षेत्र होता है, यानी हम देखें इस चित्र के माध्यम से, तो जैसे देख ऐसे एक नगर हो गया और इस नगर का ये हो गया केंद्र। तो ये जो नगर का केंद्र हो गया, तो केंद्र में क्या होगा, सघनता, जनसंख्या की सघनता अधिक होगी, भूमि का अभाव होगा, जनसंख्या बहुत अधिक होगी, तो आवास के लिए मांग भी होगा। मतलब आवास के साथ साथ सभी सुविधाएं जो भी वहाँ पे, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, ये सारी सुविधाओं को क्या होगा, यहाँ पे डिमांड होगा। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये सारी क्या होंगी, महंगी होंगी। परिवहन की सुविधाएं या कोई भी उपभोग की वस्तुएं हैं, सबका डिमांड होगा, तो मांग अधिक होने की वजह से मूल्य भी क्या होगा, इन सब का मूल्य बढ़ जाता है। तो फिर सघनता भी होती है कार्य क्षेत्रों की, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ क्या होते हैं, प्रवास करने लगते हैं, बाहर के क्षेत्र में निवास करने लगते हैं। कुछ भी जो क्रियाशीलता, जो भी कार्य धंधे यहाँ पे हो रहे हैं, इस क्षेत्र में आकर के स्थापित होने लगते हैं। यहाँ पे इनका विकास धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में जैसे जैसे विकास होगा, ये लोग यहाँ पे प्रवासित होने लगेंगे, उद्योग धंधे यहाँ पे आने लगेंगे। जो उस क्षेत्र में जैसे बड़े बड़े टहलने वाले मैदान होते हैं, या फिर हवाई अड्डे होंगे, यहाँ पर स्थापित होंगे। जो इस किसी प्रकार के जो कारखाने हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, वो इस क्षेत्रों में आकर स्थापित होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो मूल्य होता है बहुत अधिक होने लगता है, मूल्य बहुत अधिक रहेगा, कर अधिक देना पड़ता है, उद्योग धंधों पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी इंडस्ट्री यदि हम केंद्र में स्थापित करते हैं तो इस वजह से लोग यहाँ से क्या होते हैं, इधर बाह्य क्षेत्र में, जो नगर का बाह्य इलाका है, बाह्य क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र है, इसमें स्थापित होने लगते हैं ये सारे क्रियाकलाप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सघनता अधिक है और मूल्य अधिक है। यहाँ पे क्या है, सघनता कम है, स्वच्छ वातावरण है, खुलापन है, और भूमि अधिक मात्रा में विस्तृत रूप से हमें मिल जाएगी, और मूल्य भी कम है। इस कारण से ये वाला यहाँ की जनसंख्या यहाँ पे प्रवासित होगी, और जो भी क्रियाकलाप है यहाँ पे प्रवासित होने लगेगा, प्रवासित होकर यहाँ पे आ जाएगा। और ये ही होता है, जैसे नगर हो गया, और ये हो गया क्या, ये हो गया बाह्य इलाका। बाह्य इलाका का मतलब ये हो गया बाहरी इलाका, और ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र, यानी इस चारों तरफ गांव बसे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र का ये क्षेत्र है। बाहरी क्षेत्र में ग्रामीण होंगे, ग्रामीण लोग होंगे। तो ये जो होता है रूरल अर्बन फ्रिंज, या ग्रामीण नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण नगरीय उपांत, तो इसमें ये जो नगर हो गया, नगर की भी प्रधानता विशेषता इसमें देखने को मिलेगी, और नगर के साथ साथ इसमें हमें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं इनकी भी विशेषता देखने को मिलेगी। इन दोनों प्रकार के इसमें ये ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले और इससे भी जाने वाले, इसका प्रभाव, और हम कहेंगे इन दोनों का प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये वाला जो उपांत क्षेत्र है, इसमें दोनों का क्षेत्र प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से इसे हम कहते हैं ग्रामीण नगरीय उपांत, यानी दोनों की विशेषता देखने को मिलेगी। दोनों क्षेत्रों में, नगरीय और ग्रामीण, दोनों का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही मुख्य विशेषता होती है, चाहे वहाँ के संस्कृति का प्रभाव हो, कार्य क्षेत्र का प्रभाव हो, क्रियाकलाप का प्रभाव हो, ग्रामीण व नगरीय दोनों का देखने को मिलेगा। तो अभी हम पढ़े हैं ऊपर की जो मुख्य हो गया, एक तो हो गया मुख्य उपांत, एक हो गया गौड़। तो मुख्य उपांत में क्या है कि मुख्य उपांत, इसके हम कह सकते हैं कि जो नगर से जुड़ा हुआ भाग है ये हो गया मुख्य उपांत आपका। जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाग है ये हो गया गौड़ उपांत। यानी इस उपांत क्षेत्र को भी दो भागों में बांट दिया गया है, मुख्य उपांत क्षेत्र और गौड़ उपांत। तो मुख्य में हो जाएगा नगरीय प्रभावता, नगरीयता की प्रभावता देखने को मिलेगी। जो गौड़ उपांत क्षेत्र होता है इसमें हमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा।
ये विशेषता होती है और यही होता है हमारा ग्रामीण नगरीय या रूरल अर्बन फ्रिंज, जो कि इसमें दोनों क्षेत्रों की प्रधानता या प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम और इसके जो विकास के मुख्य कारण है इन कारणों में। तो इन कारणों में हम देखिए यहाँ देखेंगे, फिर आगे देखते हैं कि उपांत क्षेत्र में भूमि का मूल्य और मकान का किराया कम होता है, इसलिए ही लोग क्या करते हैं, केंद्रीय बस्ती के लोग बाहरी क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर इसमें आगे दिया हुआ है कि जो केंद्रीय बस्ती में आदिवासी क्षेत्र होते हैं, इस क्षेत्रों की कमी होने लगती है, यानी आदिवासी यानी बसाव के क्षेत्रों की कमी होने लगेगी, आवास का मांग होगा, आवास के लिए क्षेत्र कम उपलब्ध होंगे, फिर प्रदूषण क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, इसलिए भी प्रदूषण का सामना लोग करने लगते हैं, इसलिए भी लोग क्या करते हैं, बाहर की ओर जाकर बसने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी उनमें एक ट्रेंड चल जाता है कि नहीं, फिर बिल्कुल केंद्र से लोग जो उनके आवास क्षेत्र होते हैं, आवास क्षेत्र उन उपांत क्षेत्र में स्थापित करने लगते हैं या वहां पे जाके अपने खुद बसने लगते हैं। पुनः केंद्रीय बस्ती में पार्क, खेल का मैदान जैसे हो गया, हवाई अड्डा, फार्म हाउस हो गए, बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं, खोलने के लिए उन्हें केंद्रीय भाग में विस्तृत रूप से भूमि नहीं मिल पाती है। इस भाग में क्या होगा, विस्तृत रूप से भूमि, यहाँ पे आपका हो जाएगा भूमि नहीं मिल पाती है, इस वजह से लोग क्या करेंगे, भूमि नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उपांत क्षेत्रों का विकास होता है। नहीं, विकास कैसे होगा, फिर यहाँ पे नहीं मिलने की वजह से लोग उस उपांत क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित होंगे और वहां पे जाके उनका बसाव होगा, तो इससे फिर धीरे धीरे क्या होगा, उपांत क्षेत्रों का भी विकास बढ़ने लगता है। आगे की केंद्रीय बस्ती में प्रदूषण से संबंधित कई कड़े नियम भी लागू होते हैं। तो इस नियम के लिए जो उपांत क्षेत्र होते हैं, उपांत क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के द्वारा प्रदूषणकारी पदार्थों के स्राव पर भी कोई रोक टोक नहीं होता है। प्रदूषणकारी जो भी पदार्थ निकलेंगे और इसके लिए केंद्रीय भाग में बहुत सारे रूल होते हैं, या फिर इस प्रकार की चीजें उनको मना किया जाएगा कि आप इस प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। और इसी की अपेक्षा जो बाह्य भाग होता है, उपांत क्षेत्र होता है, वहां पे इतने कड़े कानून नहीं लागू होते हैं कि आप इसको न उत्पादन करें, इसका न करें, इस वजह से लोग भी और प्रोत्साहित होते हैं उपांत क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए। तो वही दिया है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां इस प्रांत क्षेत्रों में विकसित होकर के इनके विकास में भी योगदान देती हैं। जब औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी वहां पे, तो क्या होगा कि जो लोग भी आकर्षित होंगे उससे, क्योंकि श्रम तो चाहिए ही और श्रम लोगों द्वारा ही मिलेगा, तो फिर केंद्र से लोग भी उधर की तरफ, मतलब बाह्य क्षेत्रों की तरफ प्रवासित होंगे, प्रवास करेंगे और उस रोजगार की तलाश में थोड़ा सा प्रवास कर जाते हैं रोजगार पाने के लिए उपांत क्षेत्रों में। प्रारंभिक अवस्था में तो वो जब शहरीकरण का प्रारंभिक दौर होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है, तब लोग बाह्य क्षेत्रों से क्या होते हैं, केंद्र की तरफ आकर्षित होते हैं। केंद्र में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगता है। हम कहेंगे सीमांत जो होता है, विकास होता है, जो शहरीकरण होता है, शहरीकरण का जो आखिरी चरम होता है, बिल्कुल विकास के उच्च अवस्था पे पहुंच चुकी होती है, वो नगर या वो शहर पहुंच चुका होता है, तब जाकर के उसके बाहर इलाकों की तरफ लोग प्रवासित होते हैं और वहां पे तब जाकर के ग्रामीण नगरीय उपांत का विकास होता है। और इस अवस्था में जाकर के ही हमें ग्रामीण नगरीय उपांत का विकास देखने को मिलता है, जब शहरीकरण का उच्च स्तर या चरम अवस्था स्तर होता है। तो सबसे पहले तो केंद्र में प्रवासित होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सब कुछ बढ़ने लगेगा और वहां पे फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो लोग बाहर की तरफ भागते हैं। आगे दिया है कि कर से बचने के लिए भी इस प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के एक विकास होने से उपांत क्षेत्र का विकसित होता है। कर के भी टैक्स लगाए जाते हैं, केंद्रीय भागों में प्रशासनिक अधिकार में आता है तो कर वसूल करता है नगर या वो शहर, लेकिन जो उपांत क्षेत्र होता है वो प्रशासनिक रूप से उसके नियंत्रण में नहीं आता है, उसके कंट्रोल से बाहर होता है, प्रशासनिक नियंत्रण से। तो इस वजह से वहां पे लोग क्या होते हैं, करों से बच जाते हैं, इसलिए फिर उस तरफ प्रवासित होते हैं, उस उपांत क्षेत्र में अपने जो भी उद्योग धंधे होते हैं उसको स्थापित करते हैं, इसलिए फिर इस वजह से भी धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास हमें देखने को मिलता है। आगे दिया है कि जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में ग्रामीण स्थानांतरित जनसंख्या उपांत क्षेत्र में भूमि का मूल्य कम होने के कारण निवास की प्रवृत्ति रखती है और इसके विकास का नगर के साथ साथ, और नगर का ये हमें प्रभाव देखने को मिला कि केंद्र से कैसे लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार के जो नगर का केंद्र है उससे किस प्रकार की क्रियाकलाप उपांत क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो बाहरी इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग कैसे उपांत की तरफ प्रभावित होते हैं उस सीमांत भाग पे, क्योंकि जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है गरीब होती है, उतना उसके पास
आर्थिक साधन नहीं होते हैं तो लोग मुख्य शहर में बसने से बचते हैं, क्योंकि उतना वो मूल्य नहीं भुगतान कर पाएंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं कि उसी उपांत क्षेत्र में, जो ग्रामीण नगरीय सीमांत क्षेत्र होता है, उसमें क्या करते हैं, वो अपने आवास स्थापित करते हैं या फिर वहां पे निवास करते हैं। इसके कारण भी उपांत क्षेत्रों का सतत विकास हमें देखने को मिलता है। आगे के कुछ कार्य नगरों के आंतरिक भागों में संभव नहीं है, जैसे कि सीवेज प्लांट है, इसका निर्माण हम नगर में नहीं कर सकते हैं। कचरा संग्रहण है, इसको हम नगर में नहीं कर सकते हैं। कसाई खाना है, शमशान घाट है, विस्फोटक पदार्थों का जो डिपो, माल गोदाम जो है, इत्यादि का निर्माण क्या है, शहर के जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग में संभव नहीं है, इस पर स्थापित हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, उपांत क्षेत्र में विकसित होंगे। और इस कारण से भी क्या होता है, हमें ग्रामीण नगरीय सीमांत क्षेत्र का विकास देखने को मिलेगा। वही दिया कि इस कारण से भी इनका विकास नगर के बाहरी क्षेत्रों में ही उपयुक्त मानी जाती है। फलतः उपांत क्षेत्रों का सतत विकास होता है। अगला पॉइंट दे रहा है कि उपांत क्षेत्र अभिगमन के क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर तीव्र गति से चलने वाले परिवहन साधनों का विकास अधिक होता है। अभिगमन का मतलब वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत अधिक गतिशील होते हैं, वहां से क्या करते हैं, केंद्र की तरफ, और केंद्र से पुनः अपने उस भाग में चले जाते हैं। तो इसलिए इसे अभिगमन का क्षेत्र हम कह सकते हैं। यानी अभिगमन का मतलब ये हमारा केंद्र हो गया, ये केंद्रीय भाग हो गया, और ये उपांत वाला क्षेत्र हो गया। तो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े संपन्न लोग होते हैं, जो नगरों के धनाढ्य लोग होते हैं, वो अपने जो भी कार्य क्रियाकलाप होते हैं इसके लिए केंद्र में आते हैं, लेकिन इनका आवास क्षेत्र हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, उपांत क्षेत्र में, सीमांत वाला भाग जो होता है इसमें होता है। तो लोग ये परिवहन का खर्च अपना वहन कर लेते हैं, और आवास क्योंकि स्वच्छ वातावरण होता है, खुलापन होता है, तो यहाँ पे इनके आवास होते हैं। कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए परिवहन का प्रयोग करके चले जाते हैं, फिर रात्रि के समय यहाँ अपने अपने आवास में आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसके कह सकते हैं कि ये भी एक मुख्य पॉइंट है, जो या फिर कहीं की विशेषता होती है उपांत क्षेत्र का, जो ग्रामीण नगरीय उपांत है, कि इसे एक अभिगमन के क्षेत्र के रूप में हम इसे जानते हैं। अभिगमन के क्षेत्र के रूप में देखें तो इस तरह से भी इसका विकास देखने को मिलता है। फिर अतः संपन्न लोग नगरीय बस्ती तक कम समय में तीव्र परिवहन साधन कर पहुंच जाते हैं, और जिसके कारण संपन्न लोग केंद्रीय बस्ती से दूर उपांत क्षेत्र में अधिवासित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इससे उपांत क्षेत्रों का सतत विकास होता है। यानी संपन्न लोग ही केंद्रीय बस्ती से दूर उपांत क्षेत्र में अधिवासित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी हम संपन्न लोगों का भी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा आवास, साथ साथ गरीब लोगों का भी देखने को मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं तो भूमि का मूल्य थोड़ा कम होता है, तो वो इस वजह से भी लोग, यानी वो मूल्य, भूमि के मूल्य की वजह से कुछ लोग इसमें बसते हैं, अपना निवास करते हैं या आवास स्थापित करते हैं, और कुछ लोग स्वच्छता के दृष्टिकोण से, खुलापन के दृष्टिकोण से, या थोड़ा सा प्राकृतिक या कहें कि प्रदूषण की कमी होते हैं इन क्षेत्रों में, प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है, इस वजह से भी लोग अपने आवास स्थापित करते हैं उपांत क्षेत्र में। तो ये प्रमुख कारण है। इन कारणों से हमें देखें तो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्रों का, ग्रामीण नगरीय सीमांत क्षेत्रों का कह सकते हैं कि इनका विकास में बहुत योगदान है, इन कारणों का जो हम अभी ऊपर पढ़े हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।